गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो अब दोबारा हम चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम आपके चल रहे थे, थोड़ा ब्रेक मिल गया था आप लोगों को। अभी आज जो पिछली बार हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने पहला जो टॉपिक डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा थोड़ा रिवाइज़ करवाऊँगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़े थे कैटेगरीज, या जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, जो हमने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। उसके बाद मैंने बताया था सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। उसके बाद सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब हमने पढ़ा था, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर या अलाइड सेक्टर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद तीसरा सेक्टर जो हमने पढ़ा था, दैट इज टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं उसको। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्री सेक्टर्स वन बाय वन। जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर जब तक एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं करेगा, उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर को देगा। सेकेंडरी सेक्टर उसका प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको हम मार्केट तक ले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास होता है। तो ये हमारा जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स हमने जो पढ़ा था। तो उसके बाद हमने और एक टॉपिक पढ़ा था, हिस्टोरिकल चेंजेस। हिस्टोरिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया था, जो प्राइमरी सेक्टर पहले क्या था, उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारा जो कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट प्राइमरी सेक्टर करता था। लेकिन थोड़ा बहुत जब इनोवेशंस आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके बाद उसमें थोड़ी जो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी कमी आई और लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाने लगे। तो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर के बाद टेरिटरी सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर आता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर से कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ लोग शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन हो गई, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो गई। तो ये तीनों सेक्टर्स जो है, जो हमने हिस्टोरिकल चेंजेस पढ़ा था कि जो कंक्लूड हमने टॉपिक किया था उसके बाद कि प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ये पहले हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। तो वर्किंग कंडीशंस में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, यहाँ पे कौन से लोग जॉब कर रहे हैं, इनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, मैं आपको आज सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो organized, there are two types of sectors on the basis of working conditions. One is organized sector and second one is unorganized sector. तो पहले अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज ए गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और सेकंड जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसका दूसरा नाम है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अभी जो पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स ऑल दोज एंटरप्राइजेस या ऑल दोज वर्किंग प्लेसेस जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कब हम कहेंगे? द फर्स्ट कंडीशन, दोज एंटरप्राइजेस या दोज वर्किंग प्लेसेस, अगर हम बात करेंगे, एक तो
एंटरप्राइजेस की या जो वर्क प्लेसेस है, वर्क प्लेसेस जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये कंडीशंस होने चाहिए। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज, जो एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स हैं दे आर रेगुलर। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ आर परमानेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है परमानेंट होती है। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। दैट मीन्स वंस एनी इंडिविजुअल या एनी पर्सन गॉट द जॉब, तो उसके पास ये एश्योरेंस रहती है कि अब उसको वहाँ से कोई निकालेगा नहीं, ठीक है। बट ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ अनटूवर्ड हो जाता है, तो ऑन दैट बेसिस कि उसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मतलब कभी उसको मतलब जॉब से निकाला नहीं जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो सेकंड कंडीशन पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। थर्ड कंडीशन वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेल डिफाइंड। दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो मैंने पहले भी बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर का दूसरा नाम गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिटन है एंड दे आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इन डे टू डे जो भी बिजनेस, जो भी मतलब काम होते हैं उसमें वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये मैंने लिखा है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी जो मैंने अभी बताया कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो परमानेंट होते हैं। उसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मतलब जैसे अगर हम जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट टीचर, तो गवर्नमेंट टीचर के लिए 10 से 4 तक ड्यूटी है। तो 10 से 4 तक ये गवर्नमेंट रूल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है। दे आर सपोज टू वर्क फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। तो इस दौरान उनको ऑन ड्यूटी रहना है, तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद एम्प्लॉयज़ गेट पेड लीव्स। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ को। एक तो परमानेंसी है, अश्योर्ड वर्क है, ठीक है। उसके बाद उनके पास एम्प्लॉयज़ गेट पेड लीव्स। एक तो सैलरी भी होती है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है कि एक गवर्नमेंट टीचर को अलग सैलरी मिलती है, दूसरे गवर्नमेंट टीचर को अलग सैलरी मिलती है, नहीं। जो मान लो अगर कश्मीर का है, JNK का कोई टीचर है, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो सैलरी सेम रहेगी। वही है एम्प्लॉयज़ गेट पेड लीव्स। उनको पेड लीव्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर वो लीव नहीं लेंगे, ठीक है, तो उनको उसके बदले सैलरी मिलती है। या अगर वो लीव भी लेते हैं, ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस उनको सैलरी कट नहीं होती है। उसके बाद पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। अगर वो हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, ठीक है, या छुट्टियां होती है, जैसे समर ब्रेक होता है, विंटर ब्रेक होता है, या कोई भी हॉलीडे होता है, तो उस दौरान उनको पे मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलता है उनको। प्रोविडेंट फंड मतलब ये एक बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में हम या ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोविडेंट फंड भी मिलता है एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स मतलब हो गए, जैसे अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर कोई एम्प्लॉय जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो बीमार होता है, ठीक है, तो उसको वो मतलब उसकी बीमारी के लिए जो भी खर्च आता है, एक्सपेंसेस, वट एवर द एक्सपेंसेस ही इनकर फॉर हिज ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को। सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब उसको हर कोई वेलफेयर फैसिलिटी मिलती है, जैसे पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है उसको, गुड वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद पेंशन फैसिलिटीज़, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जो अच्छा बेनिफिट है पेंशन फैस आफ्टर रिटायरमेंट, कि एक एम्प्लॉय जो रिटायर होता है उसके बाद उसके पास मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, फिर उसको क्या मिलता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो दीज आर द वेरियस criteria, या we can say these are the various benefits which employee who are working in an organized sector get, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आप इसको मीनिंग के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर
जो इसमें जो भी एंटरप्राइजेज आते हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को देखो, अगर हम बात करेंगे, एक तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मिलते हैं, ठीक है, तो पेड सैलरी मिलती है, पेड लीव सैलरी मिलती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का दूसरा नाम जो मैंने अभी बताया ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स सिंपली दोज एंटरप्राइजेज विच आर ओनर्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट पर्सन्स। जो भी एंटरप्राइजेज, जो भी स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जो भी स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको मतलब पैसे प्राइवेट पर्सन देता है, दैट मीन्स फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट पर्सन, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन, मतलब कोई प्राइवेट पर्सन उसको चलाता भी है, कंट्रोल भी करता है, तो उसको हम कहेंगे दैट एंटरप्राइज या दैट स्मॉल बिजनेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या कंडीशंस है, क्या क्राइटेरियाज है वहाँ पे? द फर्स्ट थिंग इज owned and controlled by private person, small unit is not under the control of government। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। जो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा था, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरा कंडीशन, ऑनर कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। तो प्राइवेट पर्सन भी क्या होते हैं, जो होते हैं प्राइवेट पर्सनस को कंट्रोल करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड although देयर आर वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट फॉलोड, वो फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द विल या विमेज ऑफ द ओनर, जो भी बिजनेस का मालिक होता है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं। उसके बाद लो पेड जॉब्स, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं, वो बहुत ही मतलब लो पेड होते हैं। लो पेड जॉब्स मतलब हो गया जो काम होता है उसमें आपको सैलरी कम मिलती है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे नो जॉब सिक्योरिटी होती है। नो जॉब सिक्योरिटी जो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़ा, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, जब एक इंडिविजुअल को किसी जगह नौकरी मिलती है, ठीक है, फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको वहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। नो प्रोविजन्स फॉर ओवर टाइम, यहाँ पे अगर आप ओवर टाइम काम करेंगे उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई मतलब स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। पेड लीव नहीं है। देखो, अगर आपने क्या किया, अगर आप लीव पे चले गए हैं तो उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नो वर्क नो पे। ये मतलब इनके लिए एक रूल है, नो पे नो वर्क, सॉरी नो वर्क नो पे। मतलब जब आप काम नहीं करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जिस दिन आप घर लीव पे जाएंगे उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हॉलीडेज़ की भी, हॉलीडेज़ जब भी होते हैं, मतलब जो भी हॉलीडेज़ होते हैं उनके बाद इनको पैसे नहीं मिलते हैं। लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर कोई बीमार हो गया उसके बदले उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जितने दिन वो घर बैठा है उतने दिन सैलरी कट जाएगी। उसके बाद पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न। यहाँ पे बहुत बड़ा लिमिटेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कभी भी फर्म से निकाला जा सकता है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है विदाउट एनी रीज़न, यानी कि अगर कोई रीज़न भी ना हो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द विमेज ऑफ ओनर, मतलब उसकी चाहत होती है, ठीक है। लॉट डिपेंड्स ऑन विमेज ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब हो गया जो जिसकी ऑर्गेनाइज, जो इसका ओनर है, ठीक है। जैसे अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूल का मालिक होता है, जो इसको चलाता है, जो इसका ओनर होता है, ठीक है, वो किसी भी टीचर को कभी भी निकाल सकता है और कभी भी नए टीचर को हायर कर सकता है। तो दे फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी, ठीक है। हायर एंड फायर पॉलिसी मतलब हो गया कभी भी किसी को निकाल सकते हैं, कभी भी किसी को जॉब दे सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द विमेज ऑफ द एम्प्लॉय। एंड लास्ट थिंग इज, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है,
लास्ट जो चीज़ होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं दे डज नॉट गेट मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन फैसिलिटीज़, ठीक है, या अदर वेलफेयर फैसिलिटीज़। उनके लिए उतना सारा मतलब वेलफेयर फैसिलिटीज़ नहीं होती है जितना गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। यानी कि उनको जो भी चीज़ें, जैसे अगर हम सिंपल से बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट सेफ़ जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रख सकता है, ठीक है, उनके लिए रहने के लिए जगह रख सकता है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन प्राइवेट में ये चीज़ें नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी एक्सपेंसेस मतलब जो भी एक्सपेंचर आता है वो बेयर करता है, मतलब दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो खर्च करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी को चाय पीनी है, जैसे अगर किसी को पानी पीना है, तो उस बंदे को खुद ही वो चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स विच इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या हम कह सकते हैं कि आप इसको मीनिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। होप, मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू।